नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार आपका एक बार पुनः एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं अपनी जो पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक की ओर। आज पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के अंदर थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ रहे थे और उस थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ लिया था अपने अधिगम के सिद्धांतों के नियम, और नियमों में भी मुख्य नियम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गौण नियमों के बारे में, जो कि थॉर्नडाइक के गौण नियम है। 5 मैंने बताए थे, 5 टोटल नियम 8 दिए, जिनमें मुख्य नियम 3 थे और 5 गौण नियम थे। उन गौण नियमों में पहला नियम मैंने बताया था आपको कि भाई पहला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा नियम बताया था मैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम बताया था कि भाई मनोवृत्ति या मानसिकता का नियम। चौथा बताया था साहचर्यता का नियम और 5वां बताया था आत्मसातीकरण का नियम। ये गौण नियम होते हैं और इनमें पहला नियम जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपने कौन सा, बहुप्रतिक्रिया का नियम। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें पढ़ेंगे कि भाई इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाओं को अपनाता है। बहुप्रतिक्रिया के नियम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई बहु प्रतिक्रिया, बहु से मतलब हो जाएगा बहुत और प्रतिक्रिया का मतलब क्रियाएं। बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद में, यानी कि कोई उद्देश्य व्यक्ति का किसी भी उद्देश्य की व्यक्ति की किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अपनाता है तथा ये प्रतिक्रिया तब तक अपनाता रहता है जब तक कि सही अनुक्रिया ना हो जाए। कहने का मतलब व्यक्ति बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अपनाएगा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और वह उन प्रतिक्रियाओं को जब तक अपनाता रहता है जब तक कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, ये अपने बहुप्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। इसमें अपन लिखेंगे पहला है बहुप्रतिक्रिया नियम। प्रतिक्रिया का नियम इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाएं अपनाता है। और वह उन क्रियाओं को तब तक अपनाता है जब तक कि वह उद्देश्य में सफल ना हो जाए। जब तक कि वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए, अपने उद्देश्य में सही क्रिया का चयन ना कर ले, ऐसे लिखें। अपने उद्देश्य की सही अनुक्रिया का
सही अनुक्रिया का चयन ना कर ले। यानी कि बहुत सारी क्रियाएं करेगा और उनमें से भी वो उन क्रियाओं को चुनेगा जिन क्रियाओं से उसे सफलता मिली है। ये अपने बहुप्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा नियम, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम होगा आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। और इस नियम के अनुसार अपन देखें कि बालक के लिए किसी उद्देश्य या किसी विषय वस्तु को दे दिया जाता है और उस विषय वस्तु का छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर लिया जाएगा, या छोटे छोटे अंशों में टुकड़े कर लिए जाएंगे और उन छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से पूरे उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाती है। जैसे कि मैं बताऊं, इसका एग्जाम्पल लें कि कोई 10 या 15 पेज का कोई पाठ है, लेसन है कोई किताब के अंदर, और उस लेसन के उस लेसन को अपन 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो छोटे छोटे भाग जो भी हैं उनको करने के बाद में बालक उनको पढ़ना प्रारंभ करेगा और अंततः पूरे लेसन को पढ़ लेगा। यानी कि छोटे छोटे अंशों से एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती, यही आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहलाएगा। ठीक है। दूसरा नियम आता है अपने आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। इसमें लिखेंगे, इसमें किसी छात्र के लिए, इसमें किसी, ऐसे लिखेंगे कि हम जिस काम को करते हैं, हम जिस कार्य को करते हैं तो उस कार्य के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। हम जिस कार्य को करते हैं तो उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों या अंशों छोटे छोटे टुकड़ों या अंशों को सुगमता या सरलता से पूर्ण कर लिया जाता है। सरलता से हल करते हुए संपूर्ण भाग को पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे सामने कोई एक बड़ा उद्देश्य दे दिया, विषय वस्तु दे दी, उसके छोटे छोटे पहले तो उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे और पहले टुकड़े को, फिर दूसरे टुकड़े को, फिर तीसरे टुकड़े को, फिर चौथे टुकड़े को, इस प्रकार से उन्हें पढ़ते हुए या फिर काम करते हुए वो पूरा जो भी उद्देश्य दिया गया उसको कर लिया जाता है, जिससे कि अधिगम करते हुए या फिर कोई काम करते हुए आसानी रहती है, सुगमता रहती है। इस नियम में 2 सिद्धांत निकल करके आते हैं जो कि अपने मनोविज्ञान के अंदर भी चलते हैं, जो सीखने के सिद्धांत भी कहलाते हैं। एक तो सीखने के सिद्धांतों में आता है कि भाई पूर्ण से अंश की
अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि पहले छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद में पूरा पाठ कर लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये दो सिद्धांत जो कि अपने सामने आते हैं। एक तो है पूर्ण से अंश, एक तो है अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, और दूसरा होगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है भाई। पहला नियम जो मैंने बताया था कि भाई बहुप्रतिक्रिया का नियम, और जो बहुप्रतिक्रिया का नियम उसमें मैंने बताया कि भाई बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, और जिस क्रिया से अपने को सफलता मिलती है उस क्रिया को फिर दोबारा किया जाता है। यानी कि दूसरा बताया था आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। इसमें किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे संपूर्ण पाठ को, संपूर्ण जो भी कार्य है उसको संपन्न कर लिया जाता है। उसके बाद में तीसरा नियम मैंने बताया आपको कि मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। एक तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मनोवृत्ति क्या होता है। कि मनोवृत्ति का मतलब होता है देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति कहलाती है। इसमें जो भी अधिगम करता है वो किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखता है तो उसे अधिगम ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। और यदि उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो अधिगम कम होगा या फिर नहीं होगा। वही चीज़ है कि भाई देखने का नज़रिया विषय वस्तु को किस प्रकार से देखता है। अगर सकारात्मक सोचेगा उसके बारे में तो अधिगम जल्दी भी शीघ्र हो जाएगा, और यदि उसके प्रति नकारात्मक सोचता है तो अधिगम लेट होगा या अधिगम होता नहीं है। इसमें लिखेंगे कि अधिगम कर्ता का सीखने के प्रति अधिगमकर्ता का सीखने के प्रति दृष्टिकोण यदि सकारात्मक है तो अधिगम शीघ्र होगा, और यदि दृष्टिकोण नकारात्मक है, यदि दृष्टिकोण नकारात्मक है तो अधिगम बाधित होगा। तो अधिगम बाधित होगा। ठीक है। यदि देखने का नजरिया किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक है तो अधिगम जल्दी हो जाएगा, और यदि नकारात्मक है तो अपने बाधित हो जाएगा। चौथा आता है अपने आत्मसातीकरण का नियम। चौथा नियम है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का नियम।
इस नियम के अनुसार जब कोई गुण या भाव या क्रिया लंबे समय तक, जब कोई गुण या भाव लंबे समय तक अपने व्यवहार में होता है, अब लंबे समय तक अपने व्यवहार का हिस्सा होता है, तो वह क्रिया आत्मसात कर ली जाती है। मैंने क्या कहा कि जब कोई गुण, भाव या क्रिया लंबे समय तक अपने जीवन में रहती है तो उस क्रिया को हम आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई क्रिया गुण या भाव लंबे समय तक अपने जीवन का हिस्सा रहती है तो वह क्रिया आत्मसात कर ली जाती है, यानी कि ग्रहण कर ली जाती है। वही अपने जीवन में लंबे समय तक रहेगी तो उसी प्रतिक्रिया को अपन बार बार दोहराएंगे, उसी तरह के व्यवहार को हम करते रहेंगे, वो गुण अपने व्यवहार में आ जाएगा। उसके बाद में 5वां नियम की बात करते हैं। तो 5वां नियम है साहचर्य अंतरण का नियम। 5वां जो नियम है साहचर्य अंतरण का नियम। साहचर्य अंतरण का नियम, इसमें यह है कि भाई एक अधिगम प्रक्रिया के साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को भी सीखना। क्या कहा? एक प्रतिक्रिया चल रही है, उसके साथ साथ दूसरी प्रतिक्रिया को भी सीख लेना, तो वो साहचर्य अंतरण के अंदर आएगी। साहचर्य यानी कि साथ साथ, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के अधिगम में वो उदाहरण है, एक पिछली अपने थॉर्नडाइक वाले में उदाहरण प्रयोग देखा होगा। उसके अंदर बिल्ली पिंजरे के अंदर लीवर खोलने के साथ साथ, लीवर दबाने के साथ साथ उछल कूद करना भी सीख लेती है। भाई बिल्ली को बॉक्स के अंदर डाला, जब बिल्ली ने लीवर दबाने की कोशिश कर रही थी, उसके प्रति उछल कूद कर रही थी, तो उस उछल कूद के साथ साथ वह लीवर दबाना भी सीख रही थी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई लीवर दबाने के साथ साथ वह उछल कूद भी कर रही थी। अब उस जो बिल्ली ने उछल कूद पिंजरे के अंदर की है, यदि कोई बालक या फिर एक व्यक्ति किसी वस्तु को ऊंची टेबल पर रख दे, तो वह बिल्ली जो उसने सीखा है पिंजरे के अंदर उछल कूद, तो उसके माध्यम से उस वस्तु को भी ग्रहण कर सकती है। उछल करके जो टेबल पर वस्तु रखी है उसको ले सकती है। वही चीज़ इसमें साहचर्य अंतरण के अंदर, यानी कि साथ साथ एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया को सीखना। इस प्रकार के अधिगम में अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ एक प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया को सीख लेना। दूसरी अधिगम
प्रक्रिया को सीख लेना अपने किस में आएगा? साचार्य अंतरण के अंदर आएगा। एग्जाम्पल अगर देखो तो एग्जाम्पल हो जाएगा बिल्ली वाला एग्जाम्पल। बिल्ली के द्वारा लीवर दबाने के साथ साथ लीवर दबाने के साथ साथ उछल कूद करना भी सीख लिया। उछल कूद करना भी सीख लिया। ठीक है, हम बात कर रहे थे अधिगम के गौण सिद्धांत, जो भी नियम दिए थे उनके बारे में बात कर रहे थे, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। इनमें पहले हमने पढ़ा था कि भाई बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा हमने पढ़ा आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा पढ़ा था मनोवृत्ति या मानसिकता का नियम, चौथा पढ़ा था हमने साचार्य अंतरण का नियम, और पांचवा पढ़ा था अपने उसके बाद में बात करते हैं नया सिद्धांत आता है एक पावलोव का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो पूरा हो चुका है। उससे पहले पावलोव के सिद्धांत से पहले इसके शैक्षिक महत्व जो भी हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि भाई थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या क्या होता है। कि शैक्षिक महत्व शैक्षिक महत्व की बात कर लेते हैं। भाई पहले हमने बात कर ली थी नियमों के बारे में। पहला बताया था मैंने कौन सा बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा बता दिया था आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा मानसिक प्रतिक्रिया, चौथा साचार्य, और पांचवा बताया था आत्मसातीकरण का नियम। अब देखते हैं शैक्षिक महत्व के बारे में। शैक्षिक महत्व में पहला देख लेते हैं कि भाई असफलता से सफलता की ओर, असफलता से सफलता की ओर। ठीक है, दूसरा जो इसमें आती है बात अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि भाई सूक्ष्म से स्थूल की ओर। चौथी चीज है आशा, निराशा से आशा, निराशा से आशा की ओर। आशा की ओर। पांचवी चीज लेते हैं कि भाई प्रभाव से उपलब्धि की ओर। प्रभाव से उपलब्धि की ओर। ठीक है, अगला आता है अभ्यास से अनुभव की ओर। अभ्यास से अनुभव की ओर। अगला देखते हैं कि भाई ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। ये जो सिद्धांत था ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। ये मंदबुद्धि
बालकों के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद में ये परिश्रम और धैर्य को बढ़ाता है। ये परिश्रम एवं धैर्य जैसे गुणों में विकास भी करता है। विकास भी करता है। ये मैंने इसके शैक्षिक महत्व बताए थे। उसके बाद में आता है पावलोव का सिद्धांत। उसके बाद में संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत ये दिया था पावलोव के द्वारा, और पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। हालांकि इस संबंध के जो लिखेंगे या अगली क्लास के अंदर लिखेंगे, जो होने वाली अगली क्लास है उसमें लिखेंगे और उसमें ज़्यादातर समझेंगे, लेकिन इसका जो मोटा मोटा है उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि इस सिद्धांत को देने वाला था पावलोव। 1904 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। माफ करना, ये मनोवैज्ञानिक न होकर के शल्य चिकित्सक हैं। ये रूस के शल्य चिकित्सक हैं। इसके बारे में इस चीज़ की ये जो लाइन है, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देता है अपने को। थॉर्नडाइक, दूसरा दे देगा पावलोव, तीसरा दे देगा स्किनर, और चौथा दे देगा CL हल। और क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो अपने को इसका आंसर पावलोव करना है। आ गया समझ में? इसके बाद में अगली क्लास में बातचीत करेंगे। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिख देना। और इस वीडियो को ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक कोई पता नहीं चलेगा इसमें। और हमारी कमियां भी बताओ कि भाई कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। अगर आप लोग इसको बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहे हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।